दिस इज हेल एंड व्हाट आर द रूल्स इन हेल, यानी ये नर्क है और नर्क में नियमों का क्या मतलब। आपको स्क्विड गेम याद है, साल 2021 की सबसे चर्चित टीवी सीरीज। हमने जो डायलॉग सुनाया वो इसी सीरीज का है। स्क्विड गेम का मजमून एक ही है, सर्वाइवल, यानी जिंदा बचने की कवायद। जो आखिर तक जिंदा रह गया उसके हिस्से में आई दौलत, शोहरत, इज्जत, और बाकियों का कोई नाम लेवा नहीं रहा। स्क्विड गेम का ये प्लॉट जो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज में दिखा, जो साउथ कोरिया में रचा गया, अब असल जिंदगी में भी उतर आया है। साउथ कोरिया में ही आज यानी 9 मार्च को वोटिंग हुई नया राष्ट्रपति चुनने के लिए। वोटिंग से पहले कैंपेनिंग हो रही थी, जिसमें हर कैंडिडेट दूसरे की धोती खींचने की भरपूर कोशिश कर रहा था। निजी जिंदगी में दखलंदाजी से लेकर हाय तौबा तक इन चुनाव में सब कुछ हुआ। सारे नियम ताक पर रख दिए गए और कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार दांव पर सिर्फ हार या जीत नहीं, जेल की सलाखें भी हैं, क्योंकि जिस कैंडिडेट के हिस्से में हार आई उसे जेल जाना पड़ सकता है। आज हम जानेंगे साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव को स्क्विड गेम इलेक्शन क्यों कहा जा रहा है, साउथ कोरिया में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसेस क्या है। इसके अलावा बात करेंगे एक दोहरेपन की। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन वहां की कुर्सी अमेरिका को रास नहीं आती। 2019 में इसी आधार पर अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर बैन लगाया। 3 बरस बाद यह चरित्र पलट चुका है। अमेरिका बैन हटाने पर विचार कर रहा है। तो इस हृदय परिवर्तन की डील की कहानी क्या है, साथ ही ये भी बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में नया क्या हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा दैनंदिन कार्यक्रम दुनियादारी देख रहे हैं। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. दुनियादारी के इस एपिसोड के स्पॉन्सर है कुकू एफएम। ये ऑडियो बुक्स का प्लेटफॉर्म है। दुनिया जहां का ज्ञान आपको यहां मिलेगा सुनने की शक्ल में। और चूंकि आप लल्लन टॉप के दुलारे दर्शक हैं तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर 50% की छूट भी मिलेगी। इसके लिए आपको LT50 कोड डालना पड़ेगा। पहले 250 यूजर्स के लिए ये छूट है। अब दुनियादारी में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा, पर उसके लिए जरूरी है कि आप बैकग्राउंड समझ लें, तभी तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे काश हमारे टीचर आपके जैसे होते। बहरहाल आपको कमेंट बॉक्स में यह भी लिखना चाहिए कि काश आपके टीचर के नोट्स हमारे शो के राइटर सोनू जैसे कोई शख्स लिखते। बहरहाल साल 2016 नवंबर का महीना, साउथ कोरिया की तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे टीवी पर प्रकट हुई भाषण देने के लिए। भाषण का लाइव प्रसारण चल रहा था। पार्क ने इसमें पहले अपने किए के लिए माफी मांगी, फिर आंखों से आंसुओं की अजस्र धारा बहने निकली। और इसकी वजह पार्क के खिलाफ कई हफ्तों से प्रोटेस्ट चल रहे थे। उनके ऊपर एक ऐसे शख्स के साथ सीक्रेट दस्तावेज साझा करने का आरोप था जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा गबन, घूस, भ्रष्टाचार के कई गंभीर इल्जाम, यानी कुर्सी पर तलवार लटक रही थी। पार्क ने भावुकता के सहारे लोगों का रोष कम करने की कोशिश की, पर जनता पिघली नहीं। आखिरकार मार्च 2017 में महाभियोग लगाकर पार्क को पद से हटा दिया गया। मुकदमा चला। कोर्ट ने अलग अलग मामलों में 20 बरस की सजा सुनाई। दिसंबर 2021 में उनकी सजा माफ भी कर दी गई। पार्क ग्यून हे की कहानी हम दुनियादारी में आपको विस्तार से सुना चुके हैं। फिर से देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मिल जाएगा। अब विषय पर आते हैं। पार्क को हटाने के बाद राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हुई। नए सिरे से चुनाव हुए। पार्क की पार्टी का बेस खत्म हो चुका था। जनता बदलाव चाहती थी और इसी वजह से विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के मून जे इन आसानी से चुनाव जीत गए। मून का कार्यकाल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। कई तरह की चुनौतियां। सबसे पहले पार्क के चलते बटे मुल्क को एकजुट करने की चुनौती। उसके बाद नॉर्थ कोरिया ताल ठोक रहा था। फिर दिसंबर 2019 में कोरोना महामारी शुरू हो गई। मून ने इन सब का सामना किया, काफी हद तक साउथ कोरिया को बिखरने से बचाया। जानकारों की माने तो वो दोबारा जीत सकते थे, लेकिन साउथ कोरिया का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। कानून के मुताबिक साउथ कोरिया में एक व्यक्ति सिर्फ एक बार 5 साल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में 2 मुख्य उम्मीदवार हैं। पहला नाम अब इस नए मंजर में है ली जे म्यूंग का। ली, जो मौजूदा वक्त में सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी उसके हैं, वो ज्योंगी प्रांत के मेयर रह चुके हैं और उन्हें वर्तमान राष्ट्रपति मून जे इन का उत्तराधिकारी बताया जाता है। दूसरा नाम है पीपुल पावर पार्टी के योन सोक योल का। योन पिछले साल ही राजनीति में आए। इससे पहले प्रोसिक्यूटर जनरल के तौर पर काम कर रहे थे, मुकदमे लड़ रहे थे। चुनाव की कैंपेनिंग में इन दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला। पहला आरोप ली की पत्नी पर लगे। कहा गया कि उनकी पत्नी ने सरकारी फंड और स्टाफ का इस्तेमाल निजी कामों के लिए किया। और ये कब की बात है, जब ली मेयर के तौर पर काम कर रहे थे। इन आरोपों पर दोनों ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। इसके अलावा ली पर एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घोटाले का इल्जाम भी लगा। एक अफवाह भी उड़ रही है कि उनका संबंध माफिया से रहा है।
विपक्षी पार्टियों ने ली की पार्टी को हिटलर और मुसोलिनी का भक्त भी बताया। अब ली की पार्टी वालों के पलटवार की बारी थी। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार योन सोक योल को तानाशाह और खाली कनस्तर कहा। उनकी पत्नी पर आरोप लगाया कि उन्होंने टीचिंग की नौकरी के लिए अपने सीवी में बायोडेटा में गड़बड़ी की। उन्होंने भी इस आरोप के सामने आने के बाद माफी मांगी। कहा यह भी जा रहा है कि योन और उनकी पत्नी ने तंत्र विद्या भी करवाई। ये तो काफी देसी हो गया। साउथ कोरिया के सत्ता प्रतिष्ठानों में वैसे तांत्रिकों के हस्तक्षेप का लंबा इतिहास रहा है। पूर्व राष्ट्रपति जिनका भी हमने जिक्र किया था, पार्क ग्यून हे, उनके पिता लंबे समय तक सत्ता के शीर्ष पर रहे। उनका पूरा शासन एक तांत्रिक के इशारे पर चलता था और उसी तांत्रिक की बेटी से संबंध के चलते बाद में पार्क ग्यून हे को महाभियोग झेलना पड़ा था। कीचड़ उछालने की रस्म को देखते हुए जानकारों ने एक आकलन भी किया। कहा गया कि जो भी कैंडिडेट जीता दूसरे की बखिया उधेड़ देगा। हारने वाले के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी, इसकी आशंका है। हालांकि एक टीवी डिबेट में ली और योन दोनों ने पिंकी प्रॉमिस किया कि हम चुनाव के बाद एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं निभाएंगे, हर हाल में नतीजा स्वीकार करेंगे। हालांकि उनके वादे पर भरोसा करने की मजबूत वजह नहीं मिल रही है। मुद्दे क्या हैं साउथ कोरिया के चुनाव में? पहला, कोरोना महामारी से जुड़ा है। रोजाना लगभग 2 लाख नए केस आ रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग घर पर रहकर इलाज करा रहे हैं। जब पूरी दुनिया पोस्ट कोविड के पोस्टर बनाकर स्वागत कर रही है, साउथ कोरिया के सामने कोरोना का नया विस्फोट रोकने की चुनौती है। कोरोना के अलावा दूसरा मुद्दा है बढ़ती हुई महंगाई और इनकम का। साउथ कोरिया में रहने की लागत लगातार बढ़ रही है। मकान के दाम तेजी से ऊपर जा रहे हैं। बेरोजगारी भी बढ़ी है। पिछले साल अक्टूबर में लेबर यूनियन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। तीसरा मुद्दा नॉर्थ कोरिया के हमलावर रवैये से जुड़ा है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पिछले 7 दशक से झगड़ रहे हैं। 1950 के दशक में शुरू हुआ युद्ध अभी तक अनौपचारिक तौर पर चल रहा है, औपचारिक तौर पर समाप्त नहीं हुआ है। पिछले कुछ समय से नॉर्थ कोरिया लगातार अत्याधुनिक मिसाइलों का परीक्षण भी कर रहा है और इसको लेकर भी साउथ कोरिया की चिंताएं बढ़ी हैं। चौथा बड़ा मुद्दा अमेरिका और चीन के टकराव से जुड़ा है। अमेरिका इलाके में चीन की दावेदारी को दबाना चाहता है। साउथ कोरिया इस खेल का अहम मोहरा है। नए राष्ट्रपति के सामने चुनौती होगी कि वो साउथ कोरिया की भूमिका तय करे वर्चस्व की इस लड़ाई में। साउथ कोरिया का राष्ट्रपति चुनाव इस देश और इसके नागरिकों के लिए काफी खास है, उनका भविष्य तय करने वाला है। पर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या नया राष्ट्रपति निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सोच पाएगा? आपने इतना सब सुना, चुनाव का प्रोसेस भी जान लीजिए। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन के जिम्मे होता है। कमीशन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का दावा करता है। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार कौन बन सकता है? वही जो नॉर्थ कोरिया का नागरिक ना हो, साउथ कोरिया का नागरिक हो, उम्र 40 साल या उससे ऊपर हो, चुनाव वाले दिन से 5 साल पहले तक साउथ कोरिया में निवास कर चुका हो और किसी अदालत ने उस व्यक्ति को उम्मीदवारी पर उसके लिए रोक न लगाई हो। वहां के वोटर सीधे राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डालते हैं। उम्मीदवार 2 तरह के होते हैं। पहले टाइप के उम्मीदवार किसी रजिस्टर्ड पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। दूसरे होते हैं निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार। इन उम्मीदवारों को तय संख्या में मतदाताओं का अप्रूवल लेना होता है, तभी दावेदारी पेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उठे, नाश्ता किया और पर्चा भर आए। चुनाव में वोट कौन डाल सकता है? 18 साल से ऊपर का कोई भी शख्स जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकता है, जो वहां का नागरिक हो। हर व्यक्ति का वोट बराबर होता है। वोटिंग सीक्रेट होती है, यानी जिस शख्स ने किसी पार्टी या उम्मीदवार के लिए वोटिंग की, इसका पता और किसी को नहीं चल सकता। अपनी तरह है, सेम टू सेम। साउथ कोरिया में लेकिन ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग होती है। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए मेल या फैक्स के जरिए भी वोट डालने की सुविधा है। विदेश में रहने वाले मतदाता साउथ कोरिया के दूतावास में जाकर वोट डाल सकते हैं। आमतौर पर वोटिंग सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक चलती है। कोरोना को देखते हुए इसमें 1.5 घंटे की ढील भी दी गई है। वोटिंग खत्म होते ही बैलेट बॉक्स को काउंटिंग सेंटर्स में भेजा जाता है। तुरंत बाद काउंटिंग शुरू हो जाती है, यानी प्रत्याशियों को दूरबीन लगा के निगरानी नहीं करनी पड़ती। जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, विजेता घोषित किया जाता है। ये विजेता हमें पता चलेगा जल्द ही और फिर 10 मई को वो विजेता कार्यभार संभालेगा। साउथ कोरिया के चुनावी नतीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी और देश में जो 5 राज्य हैं उनके चुनावी नतीजों पर तो भरपूर नजर रहेगी। भोरे भोरे सुबह 6 बजे एकदम तैयार होके, पालथी मार के, तकिया वकिया टेक के लिए धर के, चाय आय के जो मग्घे कुल्हड़ जो कुछ भी हैं धर के, खूब सारा चखना चबैना बैठ जाइएगा, क्योंकि कल आप लोग लल्लन टॉप के धांसू बने स्टूडियो की पहली झलक देखेंगे। और सिर्फ झलक तक मामला नहीं रुकेगा, बाकायदा चुनाव का पूरा भरपूर डिजिटल खूबसूरत और जरूरी विश्लेषण वाला पूरा प्रसारण भी देखेंगे एकदम लाइव। तो फिर टाइमर लगा लीजिए 6 बजे का। आगे बढ़ते हैं दुनियादारी में।
साउथ कोरिया का चैप्टर रोकते हैं, वेनेजुएला चलते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका एक पुराना कार्ड खेल रहा है, वेनेजुएला। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिजर्व है। 2019 से पहले तक अमेरिका वेनेजुएला के तेल के सबसे बड़े खरीदारों में एक था, पर फिर एक दिक्कत आ गई। दरअसल दिसंबर 2018 में वेनेजुएला में राष्ट्रपति का चुनाव होना था, फिर अचानक तारीख बदल दी गई। कहा कि चुनाव दिसंबर के बजाय मई में होंगे। चुनाव हुए, निकोलस मदुरो लगातार दूसरी बार जीत गए। विपक्षी पार्टियों ने कहा बेईमानी हुई। हुआन गुआइडा नाम के राजनेता ने खुद को विजेता भी घोषित कर दिया और अमेरिका ने मदुरो के बजाय हुआन को मान्यता दी। और इसकी देखा देखी अमेरिका कई सहयोगी देशों ने भी हुआन को ही वेनेजुएला का राष्ट्रपति मान लिया। मदुरो इससे नाराज हो गए। जनवरी 2019 में उन्होंने अमेरिकी डिप्लोमेट्स को कहा जाइए, बाहर जाइए। इसके बाद ट्रंप सरकार ने वेनेजुएला में अमेरिकी दूतावास बंद कर दिया और तेल के आयात पर भी रोक लगा दी। इसके चलते वेनेजुएला को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। महंगाई और बेरोजगारी के चलते 50 लाख से ज्यादा लोगों को देश छोड़कर भागना भी पड़ा। अमेरिका निकोलस मदुरो को तानाशाह और हत्यारा बताता रहा है। 5 मार्च को लेकिन उसी निकोलस मदुरो से मिलने अमेरिकी अधिकारियों की एक टीम पहुंची। वो अमेरिका के लिए कहा जाता है ना, इनका कोई पक्का दोस्त और दुश्मन नहीं है, जहां इनका फायदा वहां इनकी एकदम सल्ली मुल्ली हो गई। 2019 के बाद से अमेरिका ने पहली दफा इस लेवल की मीटिंग की थी। इस मीटिंग पर फिर व्हाइट हाउस का बयान भी आया। कहा गया मुलाकात के दो मुख्य मकसद थे। पहला, ऊर्जा सुरक्षा। अमेरिका रूस के तेल पर बैन लगा चुका है। यूरोप के कई देशों से भी ऐसा करने के लिए कह रहा है। ऐसे में वेनेजुएला रूस का अल्टरनेटिव बन सकता है। मदुरो की वफादारी रूस के प्रति रही है। अगर अमेरिका की मीटिंग कामयाब रही तो गेम पलट सकता है और वफादारी भी। इसी मीटिंग का दूसरा मकसद 9 अमेरिकी नागरिकों की रिहाई से भी जुड़ा था। ये लोग अलग अलग आरोपों में वेनेजुएला की जेलों में बंद हैं। मीडिया रपटों के मुताबिक मीटिंग के बाद उनमें से 2 को तो फौरन ही रिहा कर दिया गया है, बाकी के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। तो एक तरफ अमेरिका रूस पर युद्ध अपराध और लोकतंत्र को कुचलने के आरोप लगाता है, दूसरी तरफ वो खुद स्वयं के द्वारा घोषित किए गए एक तानाशाह से चुपके सौदेबाजी करता है। इस दौरेपन को क्या नाम दिया जाए, तय करने का जिम्मा आपका है। आखिरी में जानते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के नए अपडेट्स। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका देश नेटो की मेंबरशिप से पीछे हटने के लिए तैयार है। ये बड़ी खबर है। सारा मामला यहीं से शुरू हुआ था घोषित तौर पर। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि मैं ये बात बहुत पहले समझ चुका हूं कि नेटो यूक्रेन को स्वीकार करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। ज़ेलेंस्की के इस बयान को रूस की पहली बड़ी जीत के तौर पर व्याख्यायित किया जा रहा है। अगला अपडेट, अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम ने भी रूस के तेल पर बैन लगाने का फैसला किया। 8 मार्च को अमेरिका ने रूस से होने वाले तेल का आयात रोक दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था रूस का तेल अब अमेरिका की धरती पर नहीं आएगा। अमेरिका के तेल आयात का एक बहुत कम हिस्सा रूस से आता है, तो उनको ज्यादा लोड नहीं है। जानकारों का कहना है कि बैन से फर्क नहीं पड़ेगा, नैतिक बढ़त मिल जाएगी। अमेरिका यूरोप के अपने सहयोगियों पर भी ऐसा ही करने का दबाव बना रहा है। यूके ने बात मान ली है। वो 2022 के अंत तक रूसी तेल को चलन से बाहर कर देगा। इस समय यूके की कुल खपत का 8% तेल रूस से आता है। यूरोपियन कमीशन इस साल के अंत तक रूस पर से निर्भरता कम करेगा। यूरोपियन यूनियन की कुल जरूरत का लगभग आधा तेल और नेचुरल गैस फिलहाल रूस से आता है और इसीलिए संगठन के अंदर मतभेद है कि तुम तो भैया 8-10% वाले हो, कहीं से इंतजाम कर लोगे, हमारा क्या होगा। कई सदस्य देश इसीलिए रूस के तेल और नेचुरल गैस पर प्रतिबंध वाले जो प्रस्ताव हैं उनके खिलाफ हैं। हंगरी, जर्मनी और नेदरलैंड ने साफ कहा बैन से हमारी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, यानी यहां पर मतभेद है। इससे पहले रूस ने भी एक चेतावनी जारी की थी। कहा था कि अगर अमेरिका ने रूस के तेल पर एम्बार्गो लगाया, प्रतिबंध लगाया, तो हम यूरोप में भी नेचुरल गैस की सप्लाई रोक देंगे। अमेरिका ने रूस के तेल पर प्रतिबंध की शुरुआत फिर भी कर दी, दूसरे देशों को उकसा रहा है। रूस का अगला कदम दुनिया भर में तेल और गैस के दाम में भारी अंतर लाने वाला है। एक और अपडेट, जब से रूस का हमला शुरू हुआ तब से यूक्रेन नेटो के देशों से मदद मांग रहा है। ज़ेलेंस्की ने नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग भी की थी। इसको लेकर नेटो की बैठक भी हुई थी, लेकिन इस बैठक में प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। नेटो का तर्क, अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया तो उसका पालन हमें भी करना होगा। ऐसे में फाइटर जेट्स तैनात करने होंगे। अगर रूस ने नो फ्लाई जोन का उल्लंघन किया तो जवाब देना होगा, और अगर नेटो ने किसी रूसी जेट को गिरा दिया तो वो देश रूस के साथ सीधी लड़ाई में शामिल माना जाएगा, नेटो भी शामिल माना जाएगा, और तब रूस और यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। और इसीलिए नेटो इस पर इनकार कर चुका है, पहले भी कर चुका था। ज़ेलेंस्की ने एक और बात कही थी कि अगर नो फ्लाई जोन घोषित नहीं कर सकते तो हमें फाइटर जेट्स दीजिए। अब इसके लिए पोलैंड आगे आया है। पोलैंड के पास सोवियत काल के बहुत सारे मिग-29 जेट हैं। उसने कहा इनमें से हम 28 जेट्स आपको गिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, पर बदले में हमें अमेरिकी F-16 चाहिए। अदला बदली की बात आ गई और फिर एक जुगाड़ तैयार हुआ। अमेरिका का जर्मनी में मिलिट्री बेस है। पोलैंड अपने मिग-29 जेट्स जर्मनी भेजेगा, वहां उन्हें पेंट किया जाएगा, फिर इन्हें किसी ऐसे देश में भेजा जाएगा जो युद्ध में न्यूट्रल हो। चर्चा कोसोवो को लेकर चल रही है, वहां यूक्रेन के पायलट जाएंगे और फिर वहां से जेट्स को ले आएंगे।
व्यवस्था, इसलिए ताकि नेटो या यूरोपियन यूनियन सीधे तौर पर झगड़े में शामिल ना हो। बड़ा घुमा के कान पकड़ा जा रहा है। हालांकि 8 मार्च को इस मामले में भी एक पेच फंस गया। पेंटागन, अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री का मुख्यालय, उसका बयान आया कि यह आइडिया तर्कसंगत नहीं है। वो इसको लेकर नेटो के सदस्यों के साथ चर्चा करेगा। जब तक नेटो के सभी सदस्य इस प्लान को नहीं मानते तब तक कुछ नहीं हो सकता। सभी सदस्यों की हामी की संभावना ना के बराबर है, यानी यूक्रेन को फाइटर जेट्स की मदद शायद ही मिले। अगला अपडेट चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ा है। हमले की शुरुआत में रूस ने रिएक्टर पर कब्जा कर लिया था और तब से वहां के स्टाफ रूसी सेना की निगरानी में काम कर रहा है। 8 मार्च को इसको लेकर चौंकाने वाली खबर आई। यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों पर निगरानी रखती है। IAEA ने कहा है कि चेर्नोबिल से डेटा का ट्रांसमिशन बंद हो गया है और इसके चलते सेफ्टी मॉनिटर करने वाले सिस्टम से कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। ये थे आज के दुनिया भर के अपडेट। दुनियादारी यहीं ठहरता है, कल दुनियादारी नहीं आएगा। कल पूरे दिन चुनाव, काउंटिंग, नतीजे, उन पर विश्लेषण चलेगा। हम दुनियादारी के साथ आपसे परसों मुखातिब होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी चुनावी यात्रा, 7 महीने में 5 टीमों ने नापा यूपी का चप्पा चप्पा। अब वक्त है हमारे साथ सबसे सटीक नतीजे जानने का। 10 मार्च नतीजों के दिन द ललन टॉप होगा लाइव सुबह 7 बजे से लगातार। द ललन टॉप की वेबसाइट, फेसबुक और यूट्यूब पर।